स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 के यूनिट सेकंड पर चर्चा करेंगे। फिजिक्स पार्ट 2 का जो यूनिट सेकंड है उसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसी में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें ना तो फिजिक्स को लाइट थोड़ा सा कुछ टाइम तक बहुत परेशान की। ये जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश यानी विकिरण, ये वेव नेचर में है, मतलब तरंग के रूप को प्रदर्शित करता है कि कण के गुण को प्रदर्शित करता है। ये प्रॉपर्टी बहुत दिन तक फिजिक्स में परेशानी बढ़ाए रखी थी, उलझने बढ़ाई रखी थी कि प्रकाश यानी विकिरण वेव नेचर को फॉलो करता है कि पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। ये समस्याएं काफ़ी दिन तक चली, क्योंकि ये जो तरंग है ना, जैसे हाइगेंस की थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, हाइगेंस की थ्योरी में हम लोगों को ये जानने को मिलता है कि प्रकाश वेव नेचर में है। प्रकाश का जो नेचर है वो वेव नेचर का है, और हमने वेव नेचर को सही मानकर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सब की व्याख्या की, और हम लोग व्याख्या करने में सफल भी रहे। लेकिन प्रकाश की कुछ और भी घटनाएं होती हैं, जैसे ध्रुवण हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, क्रॉम्पटन इफेक्ट हो गया, क्रॉम्पटन प्रभाव। इन सब की व्याख्या ये वेव नेचर नहीं कर पाता है। इन सब की व्याख्या करने के लिए हमको ये मानना पड़ता है कि जो है प्रकाश पार्टिकल नेचर में है, जिसके कारण ये उलझने हमारे काफ़ी टाइम तक चलती रही कि भाई अगर हमको परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन इन सब की व्याख्या करनी है तो प्रकाश को वेव नेचर में मानना पड़ता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्रॉम्पटन प्रभाव, इन सब को अगर देखना हो तो प्रकाश को कण के रूप में मानना पड़ता है। ये उलझने काफ़ी समय तक चलती रही, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये क्लियर हो गया कि प्रकाश के पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, लेकिन दोनों नेचर में से कोई एक ही नेचर एक साथ प्रभावी होता है, दोनों नेचर एक साथ प्रभावी नहीं होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, और ये जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर ना पार्टिकल नेचर पर है। वेव नेचर तो हाइगेंस के चैप्टर में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, और जो पार्टिकल नेचर है ये तो हम लोगों को पढ़ना ही है। हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे, और सबसे जो ज़्यादा कीमती है ना इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये थोड़ा सा था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसका मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये टॉपिक है कि जो लाइट है, प्रकाश है यानी विकिरण है, ये तरंग के रूप में है कि पार्टिकल के रूप में है, ये समस्या थी। लेकिन इस चैप्टर यहाँ तक आते आते हम लोग इस समस्या को सुलझा ले गए। इस समस्या को सुलझा ऐसे ले कि प्रकाश यानी विकिरण तरंग के भी रूप को प्रदर्शित करता है और कण के भी रूप को प्रदर्शित करता है। यही तरंग और कण दोनों के गुण को एक साथ, मतलब तरंग के भी गुण को और कण के भी गुण को रखने के कारण हम लोग इसको या इस प्रभाव को विकिरण की या प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं, डबल नेचर, कि इसके पास डबल नेचर है। लेकिन एक चीज़ और है, दोनों नेचर एक साथ प्रभावी नहीं होते हैं। इसकी थोड़ी सी संरचना बताएं, हम थोड़ा सा इस डिटेल में बताएं। जैसे ये तो हम लोग क्लियर हो गए ना कि तरंग रूप में होता है और कण रूप में होता है। ये जो
तरंग रूप की चर्चा हुई ना, ये मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जब आया तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत में ये हुआ कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या की गई, जिसके आधार पर यह मान लिया गया कि प्रकाश तरंग के रूप में रहता है, इसकी प्रकृति तरंग के जैसी होती है। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर जब मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी आई, तो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी में ये होगा कि प्रकाश पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करता है, और पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है, और उस दशा में वह प्रकाश के वैद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव को पूर्णतया मतलब सेटिस्फाई करता है। इस प्रभाव का एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, जिसके कारण फिर बाद में ये मान लिया गया कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के प्रभावों को मानता है। प्रकाश में तरंग और कण दोनों की प्रकृति मौजूद है, दोनों गुण मौजूद है, लेकिन दोनों गुणों में से कोई एक ही गुण एक साथ प्रभावी होता है। अब दोनों गुणों में से एक ही गुण एक साथ कैसे प्रभावी होता है, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा, एक सिक्के को अगर हम उछालें, अगर हम एक सिक्के को उछालें तो उसमें हेड और टेल दोनों हैं, लेकिन हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकता, या तो उसका हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऐसे ही प्रकाश के तो दोनों नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, लेकिन दोनों नेचर में से कोई एक ही नेचर एक समय में प्रभावी होता है। जो प्रकाश की ये सब घटना है ना, इसी को हम लोग प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। इन्हीं की कुछ बात समझ में आई। इस चैप्टर में सीधा सीधा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि प्रकाश के पास जो बीच में समस्याएं आई थी कि प्रकाश वेव नेचर को भी फॉलो करता है, वेव नेचर को फॉलो करता है कि पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है, तो ये क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ? मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से ये क्लियर हुआ कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसकी सहायता से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, इन सब चीज़ों की बहुत सफल व्याख्या की गई। लेकिन आगे चलकर मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकाश पार्टिकल नेचर में हुआ, और उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव की सफल व्याख्या की गई, जिसके आधार पर ये माना गया कि प्रकाश तरंग और कण दोनों की प्रकृति को रखता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही प्रकृति एक साथ प्रभावी होता है। ये तो था प्रकाश की या विकिरण की द्वैत प्रकृति की घटना। लेकिन ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, लेकिन चैप्टर में ना ये वाली घटना पढ़ रही है। हम लोगों को इस टॉपिक पर ज़्यादा चर्चा करना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो धीरे धीरे इन लोगों के पास हम पढ़ चलते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर को हम लोग सही से पढ़ने के लिए ना हम लोगों को एक टॉपिक मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। एक टॉपिक मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा तुम लोगों को फर्स्ट पेपर के एक चैप्टर है वैद्युत चालन, उसमें ले चलेंगे। वैद्युत चालन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कोई अगर धातु है तो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये टॉपिक हम वैद्युत चालन में आप लोगों को समझाए हैं। वैद्युत चालन में क्या समझाए हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पूरे धातु के अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन धातु की सतह से बाहर नहीं जा सकते। ये वैद्युत चालन चैप्टर में हम आप लोगों को अच्छे से समझाए थे क्या
कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और कैसे आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वहाँ पर चर्चा हुआ है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर पूरा अच्छी तरीके से कहीं भी किसी भी दिशा में गति कर तो सकते हैं, लेकिन धातु की सतह से बाहर नहीं जा सकते। तो ये भी कंडीशन आ सकता है कि वो क्यों नहीं बाहर आते हैं। तो बाहर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से निकलकर पूरे धातु में घूमने के लिए स्वतंत्र हुए थे ना, अगर हम केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जो जानते हैं उसके अनुसार काम करें, तो जिस परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, वो परमाणु उतना धनायन बन जाता है, उस पर उतना धन आयन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो धनायन इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण बल से बांधे रहता है। वो धनायन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो धातु के अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र है ना, उसको वो आकर्षण से बल से बांधे रहता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर तो घूम सकते हैं, लेकिन धातु की सतह, धातु के पृष्ठ की सतह से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर से इतनी ऊर्जा दे दें कि वो आकर्षण बल खत्म हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ सकता है। इस चीज़ पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। ध्यान देना, हम फिर से क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन जिस परमाणु से वो इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर धनायन बन चुका है उतना ही, जिसके कारण ये धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल से बांधे रहते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर हम बाहर से उस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दें कि जो आकर्षण बल है वो खत्म हो जाए, तब मेरा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर चला जाता है, और इस घटना को हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई डाउट नहीं है तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। इसका फिर से क्या रिपीट करेंगे कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टाइटली अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर तो मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर धातु को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर से इतनी एनर्जी दे दें कि आकर्षण बल खत्म हो जाए, तब वे धातु की सतह से बाहर निकल आएंगे। इस घटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। लेकिन यहाँ एक गौर करने की और बात है, तुम जब उसको बाहर से ऊर्जा दिए हो तब इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकला है। जो इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर से ऊर्जा दिए हो वह ऊर्जा उस धातु के पृष्ठ का कार्यफलन कहलाता है। ये धीरे धीरे ऐसे वर्ड आते रहेंगे, इनको याद करने की ज़रूरत है। और आगे चलकर हम बताएंगे कि ये कार्यफलन W = h न्यू जीरो होता है। इस न्यू जीरो को हम लोग दहली आवृत्ति कहते हैं, आगे पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन समझ में आया? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस धातु के पृष्ठ का दहली आवृत्ति। अब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हम कई तरीके से करते हैं, जैसे उनमें से कुछ का नाम हम लिखेंगे, जैसे तापायनिक उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कई तरीके हैं, जैसे उसमें से एक है तापायनिक उत्सर्जन। एक क्या है? तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन। एक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। एक है क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। एक है वैद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। वैद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। इसी तरीके से कई तरीके से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित करने का तरीका है। तरीके तो कई हैं, लेकिन मुझे इस चैप्टर में ना इस टॉपिक को हम बार बार इसी को टारगेट कर रहे हैं। यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। यानी कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के कई तरीके होते हैं।
जिनमें से 2-4 तरीकों को आज हम बताएंगे। जैसे पहला तरीका तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन में क्या होता है, अगर किसी धातु के पृष्ठ को, अगर हम धातु के पृष्ठ को बाहर से उष्मा दे दें, हीट के रूप में, टेम्परेचर के रूप में, हीट के रूप में अगर हम बाहर से उष्मा दें, हीट के रूप में अगर हम बाहर से उसको ऊर्जा दें, जिसके कारण वो आकर्षण बल खत्म हो और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आए, तब वो उत्सर्जन क्या कहलाता है, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तब वो उत्सर्जन क्या कहलाता है, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। और उस तापायनिक उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है तापायन। उस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है तापायन। तापायनिक उत्सर्जन समझ में आया। तापायनिक उत्सर्जन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, धातु को हम उष्मा के रूप में ऊर्जा देते हैं, गर्म करते हैं एक तरीके से। जब उष्मा के रूप में ऊर्जा देते हैं और इस ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन का धनायन के साथ आकर्षण बल खत्म होता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इस घटना को हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इस उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है प्रक्रिया में, उसको हम लोग तापायन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की दूसरी प्रक्रिया होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है, जैसे हम लोग उष्मा, ऊर्जा उष्मा के रूप में दिए ना, ऐसे ही हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश संवेदी धातु के पृष्ठ पर जब हम प्रकाश डालते हैं, ये ध्यान देना, हर प्रकाश से काम नहीं हो पाएगा, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश। जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो वो जो प्रकाश डालने के कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, उस घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और उस घटना में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना, इस घटना में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से अगर हम वैद्युत क्षेत्र लगाकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं तो वो क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। और उस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का नाम हम लोग देते हैं शीत इलेक्ट्रॉन। शीत इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम लोग कुछ विधियां पढ़े, लेकिन उन सब विधियों में से कौन सी विधि इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित करने के लिए तुमको बाहर से ऊर्जा देनी है। ऊर्जा देने की कई विधियां हो सकती हैं, उसमें से हम 2-1 का नाम ले लिए, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्षेत्र उत्सर्जन। लेकिन जो हमारे लिए कीमती है, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में क्या होता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में धातु के पृष्ठ पर हम कोई उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं और उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने के कारण उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले टॉपिक पर ही इस चैप्टर में चर्चा करना है। और ये नहीं, केवल और केवल हम लोगों को किस पर चर्चा करना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर चर्चा करना है, बाकी सभी टॉपिकों पर नहीं। अब जब इस चैप्टर में ना प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर चर्चा करना है, तो तुम लोग अगर अपने बुक में देखोगे तो एक हेडिंग है प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो आज हम तुम लोगों को ये बताएंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन चर्चा में आया कैसे, इसकी खोज कैसे हुई।
इसकी खोज में ना, जैसे परमाणु मॉडल में था, पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, थॉमसन का परमाणु मॉडल आने के बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को सुधार कर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड की कमियों को सुधार कर नील बोहर ने मॉडल दिया, और तब जाकर फाइनली परमाणु मॉडल आया। ठीक ऐसे ही ना प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को 2-3 लोगों ने मिल कर दिया। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हेनरी चार्ट दिए, हेनरी चार्ट के बाद हॉल बैस दिए, हॉल बैस के बाद फिलिप लेनार्ड दिए, और फाइनली फिलिप लेनार्ड ही हमको लगता है कि सब कुछ स्टेटमेंट दे पाए थे। इलेक्ट्रॉन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना ठीक जैसे वो परमाणु मॉडल था, थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, फिर नील बोहर का आया, ठीक ऐसे ही है। पहले हेनरी चार्ट के बाद हॉल बैस के बाद फिलिप लेनार्ड आए। तीनों लोगों ने धीरे धीरे कुछ सुधार करके इसको दिया। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में क्या हुआ? सबसे पहले हेनरी चार्ट ने क्या देखा? हेनरी चार्ट विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित प्रयोगों का अन्वेषण कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो जिस टाइम हेनरी चार्ट विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रायोगिक अन्वेषण कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने देखा कि विसर्जन नलिका के कैथोड पर अगर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाए तो वैद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दे पाया, लेकिन इतना रिजल्ट तो हेनरी चार्ट ने दिया। हेनरी चार्ट ने क्या दिया कि जब कैथोड पर, विसर्जन नलिका के कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो वैद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। आज के टाइम में होता तो उसको हम आसानी से पकड़ लेते हैं। आज हमको चर्चा करना हो तो हम कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, पराबैंगनी प्रकाश डाला गया तो वैद्युत विसर्जन होने लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलने लगे। लेकिन उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए हेनरी चार्ट फंस गए। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई होती तो वो भी बता दिए होते। इलेक्ट्रॉन की खोज ना होने के कारण हेनरी चार्ट ने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हेनरी चार्ट ने केवल इतना बताया कि जब उस टाइम वो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रायोगिक अन्वेषण में बिजी थे, लेकिन प्रायोगिक अन्वेषण के ही टाइम उन्होंने देखा कि जब विसर्जन नलिका के कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो वैद्युत विसर्जन बहुत आसानी से होने लगता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए। एक साल बीता, एक साल बीतते बीतते हॉल बैस ने इस प्रायोगिक अध्ययन को फिर से रिपीट किया और उन्होंने इसका कुछ रिजल्ट निकाला। उन्होंने क्या किया, जस्ते की एक प्लेट ली ऋणावेशित, और जस्ते की ऋणावेशित प्लेट पर ना उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश डाला। जब जस्ते की ऋणावेशित प्लेट पर हॉल बैस ने पराबैंगनी प्रकाश डाला तो उन्होंने देखा कि वो जो ऋणावेशित जस्ते का प्लेट है वो धीरे धीरे उसका ऋण आवेश खत्म हो जाता है और मेरा प्लेट अनावेशित हो जाता है। ध्यान देना, उन्होंने क्या देखा कि अगर जस्ते की ऋणावेशित प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाए तो धीरे धीरे मेरा वो जो जस्ते का ऋणावेशित प्लेट है ना, उसका ऋणावेश धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी देखा था कि अगर वह अनावेशित प्लेट पर प्रकाश डाला जाए, अनावेशित जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाए तो वो धीरे धीरे धनावेशित हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, जिससे उन्होंने हॉल बैस ने ये रिजल्ट निकाला कि जब हम जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाल रहे थे तो उससे ऋणावेशित कण बाहर निकल जा रहे थे। बस इतना ही बता पाया, इससे आगे कुछ नहीं उन्होंने बता पाया।
देखो, दो लोगों की बात हो गई। हेनरिच हर्ट ने क्या बताया कि जब विसर्जन नलिका के कैथोड पे पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो विद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। 1 साल बाद हाल्बैस आए, उनके प्रयोग को रिपीट किए और रिपीट करके कैसे रिपीट किए, उन्होंने जस्ते की एक ऋणावेशित प्लेट ली और उस पर पराबैंगनी प्रकाश डाला। जब जस्ते की ऋणावेशित प्लेट पर उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश डाला तो पाया क्या कि वो जो जस्ते की प्लेट पर ऋणावेश था धीरे धीरे खत्म हो गया और प्लेट अनावेशित हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, अनावेशित प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला तो उन्होंने देखा धीरे धीरे वो जो अनावेशित प्लेट था वो धनावेशित हो गया। दोनों एक्सपेरिमेंट इस बात की पुष्टि करते थे कि जब हम जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाले तो उससे क्या हुआ, ऋणावेशित कण उत्सर्जित होने लगा। तो फिर आगे चलकर आए फिलिप लेनार्ड। फिलिप लेनार्ड ने क्या किया, एक निर्वातित बल्ब लिया और निर्वातित बल्ब में उन्होंने क्या किया ना, जस्ते की 2 प्लेट ली। उन्होंने जस्ते की क्या ली, 2 प्लेट ली और निर्वातित बल्ब में जस्ते की 2 प्लेट ली। एक जस्ते की प्लेट को क्या कर दिए, धारामापी से जोड़कर गैल्वेनोमीटर, धारामापी से जोड़कर एक बैटरी से जोड़ दिए। एक क्या कर दिए, बैटरी से जोड़ दिए और इस बैटरी का जो ऋण सिरा था जस्ते की दूसरी प्लेट से जोड़ दिया, जिसके कारण जस्ते का एक प्लेट धनावेशित और दूसरा प्लेट ऋणावेशित हो गया। तो फिलिप लेनार्ड ने देखा कि जब जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जा रहा था, जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जा रहा था, तो पराबैंगनी प्रकाश डालने के कारण इससे कुछ ऋणावेशित कण क्या करते हैं, जस्ते की दूसरे वाली प्लेट की ओर जाने लगते हैं और परिपथ पूर्ण होने की दशा में ना संपूर्ण परिपथ में एक धारा बहने लगती है, जिसको फिलिप लेनार्ड ने प्रकाश धारा नाम दिया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया। उन्होंने देखा पराबैंगनी प्रकाश को बढ़ाने पर धारा बढ़ जा रही है, पराबैंगनी प्रकाश हटा लेने पर धारा धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते करते काम हुआ। ठीक उसी टाइम, जिस टाइम फिलिप लेनार्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उसी टाइम जे टॉमसन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिए थे और इसी से मिलता जुलता कुछ हुआ। जिस टाइम फिलिप लेनार्ड ये काम कर रहे थे, ठीक उसी टाइम जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिए और धीरे धीरे आगे चलकर पता क्या चला कि जो जस्ते की ऋणावेशित प्लेट से ऋणावेशित कण निकल रहे थे वो कोई और नहीं थे, वो इलेक्ट्रॉन थे। वो कोई और नहीं थे, क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तब जाकर हम लोगों ने अब क्या रिजल्ट निकाला कि जब जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर धन प्लेट की ओर जाते हैं और अगर परिपथ कंप्लीट होता है तो उसमें एक धारा बहने लगती है, जिस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश धारा। और अगर पराबैंगनी प्रकाश डालना बंद कर दिया जाता है तो ये प्रकाश धारा क्या होती है, बंद हो जाती है। लेकिन फिर ये भी रिजल्ट आया, जैसे परिपथ वगैरह अगर कंप्लीट ना हो तो अगर जस्ते के ऋणावेशित प्लेट पर हम पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तो क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। और यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। इस तरीके से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रॉपर्टी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में था क्या, ये हम तुम लोगों को बताए। अब कल से हम तुम लोगों को इस चैप्टर के आगे की थ्योरी बताएंगे। तब तक तुम लोग पढ़ाई में मस्त रहो, व्यस्त रहो और तब फिर हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की अगली टॉपिक के साथ कल की वीडियो में मिलेंगे।